अब बात आ जाती है कि इस चुनाव के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दलित समाज को लेकर के कोई रणनीति बना सकती है या बना रही है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप एक संदेश देना चाहेगा। अभी तक 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे पर नजर डालती है और किसी दलित नेता की तरफ देखती है, तो जो मैंने आपको नाम बताए उसके अंदर सबसे पहले बात अगर सुनीता दुग्गल की मैं करूं, कांग्रेस के अंदर पिछले लगभग 2 दशक से एक परंपरा चली जाती रही कि दलित का प्रदेश अध्यक्ष होना, दलित नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा का एक सबसे जो इस समय हॉट इशू है, यानी कि हरियाणा से खाली होने वाली राज्यसभा की 2 सीटें। एक सीट भारतीय जनता पार्टी और एक सीट कांग्रेस, जो मोटा मोटी दिखाई पड़ रहा है। क्या समीकरण होंगे, कौन कैंडिडेट होगा, किस प्रकार से माहौल बनेगा, क्या पार्टियों की रणनीति है, मैंने आपके साथ पहले भी कई वीडियो शेयर किए और इस वीडियो में मैं आपके साथ जो मौजूद रहूंगा वो रहूंगा कि क्या दोनों पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दलित राजनीति को लेकर के इन दोनों पार्टियों का एजेंडा क्या रहेगा। क्या किसी दलित नेता को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस और या फिर दोनों अपना चेहरा बना सकती हैं। दरअसल हरियाणा के अंदर दलित समाज का, दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके साथ ही हरियाणा की सियासत को जो दलित मतदाता है या दलित राजनीति है काफी हद तक प्रभावित भी करती है। जिस जिस राजनीतिक दल के साथ जब जब दलित समाज के लोग जुड़ते चले गए, उस राजनीतिक दल के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। मसलन आप 2024 को ले लीजिए। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय दलित मतदाता काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी से नाराज था और उसका परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मैं कह दूं कि कांग्रेस बीजेपी से भी आगे निकल गई, क्योंकि कांग्रेस 9 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और 9 में से 5 सीटें जीत ली। इंडिया अलायंस तो हालांकि 10 पर लड़ा था, लेकिन मैं बात खाली कांग्रेस की करूं अगर, और इधर बीजेपी की बात करें तो 10 में से बीजेपी भी 5 सीटों का नुकसान कर बैठी थी। यानी कि कांग्रेस को बड़ा जबरदस्त फायदा हुआ था और बीजेपी को बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में। और उसके पीछे एक बात थी कि उस चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दा था संविधान, और हरियाणा के अंदर दलित मतदाताओं का जो रुख था वो पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के फेवर में था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए। लगभग 5 महीने बाद मई 2024 में भारत की सरकार बन गई, केंद्र की सरकार बन गई, और इधर अक्टूबर 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंदर दलित मतदाताओं के अंदर जो डैमेज हुआ था उसको बीजेपी ने काफी हद तक कंट्रोल किया और उसका जो फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। एक तरफ जहां लोकसभा के अंदर 2 हरियाणा के अंदर सीटें हैं रिजर्व दलित, अंबाला और सिरसा, दोनों कांग्रेस जीत गई, और जब विधानसभा के चुनाव आए तो 17 में से 8 विधायक मिले भारतीय जनता पार्टी को, जो दलित रिजर्व सीटें हैं, एससी सीटें। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही डैमेज को कंट्रोल किया तो इधर भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा हो गया। अब क्योंकि राज्यसभा की सीट आप मान लें तो किसी भी समाज को, किसी भी नेता को एक सौगात हुआ करती है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर राज्यसभा की 5 सीटें हैं। अभी तक 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, 5 सांसद भाजपा के हैं, 4 बीजेपी के नाम से और 1 इंडिपेंडेंट के नाम से, बीजेपी के समर्थन से। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा जी दोनों की सीटें खाली हो रही हैं, दोनों पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा सुभाष बराला और रेखा शर्मा, ये दोनों बीजेपी के, और 5वें कार्तिकेय शर्मा बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय। कार्तिकेय जी की माताजी आजकल विधायक भी हैं। अब बात आ जाती है कि इस चुनाव के अंदर जो राज्यसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दलित समाज को लेकर के कोई रणनीति बना सकती है या बना रही है, और अगर कुछ ऐसा है तो फिर चेहरे कौन हो सकते हैं। आपको यहां यह जरूर जोड़ता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछले दिनों बात चली थी, हालांकि अभी बीजेपी के अंदर स्टेट प्रेसिडेंट की कोई वैकेंसी नहीं है, मोहनलाल बड़ौली चले आ रहे हैं, लेकिन सियासी जो गलियारों में चर्चाएं चलती थी और एक बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रेसिडेंट पर रिप्लेस करती है, मोहनलाल बड़ौली जी के स्थान पर किसी और नेता को लाती है, तो फिर वो कोई दलित चेहरा हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं वो।
अभी तक मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी में देखें तो लगातार 2 दशक से जो चली आ रही थी परंपरा कि दलित समाज का नेता प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, वो परंपरा अब की बार टूट गई। इस लिहाज से माने तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दलित मतदाता और दलित समाज को साधना एक चुनौती भी है, एक मजबूरी भी है और एक राजनीतिक परिस्थिति भी। अब बात कर लें कि अगर दलित समाज की तरफ देखते हैं तो कौन से नेता पर निगाह जाएगी। पहले आपसे बात बीजेपी की कर लूं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक सीट यानी कि राज्यसभा का एक सदस्य दलित समाज को देने की तैयारी या योजना बनाती है हरियाणा में, तो जो दलित नेताओं को नजर जाती है उसके अंदर 3 प्रमुख चेहरे मुझे नजर आते हैं। सबसे पहले सुनीता दुग्गल, सिरसा की पूर्व सांसद। दूसरे नंबर पर सुदेश कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रमुख मीडिया सलाहकार। और तीसरे नंबर पर सत्यप्रकाश जरावता का नाम लिया जा सकता है, जो पटौदी के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। तीनों की बात आपसे करूंगा और साथ साथ बता दूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर बात चलती है तो 3 चेहरे कौन से। उन 3 चेहरों में देखेंगे तो उनके अंदर नाम आएगा उदयभान, चौधरी उदयभान, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष। दूसरे नंबर पर नाम आएगा अशोक तंवर, वो भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष। और तीसरे नंबर पर प्रदीप नरवाल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। अब पहले बात कर लें आपसे भारतीय जनता पार्टी की। अगर भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे पर नजर डालती है और किसी दलित नेता की तरफ देखती है तो जो मैंने आपको नाम बताए उसके अंदर सबसे पहले बात अगर सुनीता दुग्गल की मैं करूं तो सुनीता दुग्गल आईआरएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आई थी 2014 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। 2014 में विधानसभा चुनाव में उनको विधानसभा का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई, बहुत थोड़े अंतर से चुनाव हार गई। उसके बाद उनको सरकार के अंदर एडजस्ट किया गया बतौर चेयरमैन। 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर सिरसा से पहली बार कमल खिला और वो कमल खिलाया सुनीता दुग्गल ने, चुनाव जीती। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में सुनीता दुग्गल को टिकट नहीं दे करके अशोक तंवर पर हाथ आजमाया। अशोक तंवर बीजेपी में आए थे उस समय पर ही, कुछ दिन पहले ही आए थे। अशोक तंवर को टिकट दिया, अशोक तंवर चुनाव हार गए। इधर सुनीता दुग्गल जी को टिकट ही नहीं मिला। बाद में उनको विधानसभा का टिकट मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल अब की बार भी चुनाव जीत नहीं पाई, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुनीता दुग्गल जिस प्रकार से रची बसी हैं, बीजेपी के संगठन को, बीजेपी के चाल चरित्र को जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसात किया हुआ है, उस लिहाज से समझें तो वो एक प्रमुख चेहरा बनती हैं। तो सुनीता दुग्गल की बात करें तो दलित चेहरा प्लस महिला, यानी कि 2 कैटेगरी पूरी करती हैं सुनीता दुग्गल। बीजेपी के अंदर अगर माने तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात हो, नायब सिंह सैनी जी की बात हो, मुख्यमंत्री की, या बीजेपी आला कमान, सभी जगह उनकी ठीक ठाक पकड़ भी है। एक नाम मैंने इसलिए लिहाज से आपको बताया सुनीता दुग्गल। अगर दूसरे नाम की बात करें, मैंने आपको बताया था दूसरा नाम सुदेश कटारिया। सुदेश कटारिया भारतीय जनता पार्टी में जब आए, जब हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे, पार्ट 2 की सरकार थी। सुदेश कटारिया बीजेपी में आने के बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रहते हुए उनके साथ उनके मीडिया एडवाइजर के तौर पे काम करते थे। तो जब मनोहर लाल सेंट्रल गवर्नमेंट में चले गए और केंद्र सरकार के अंदर वजीर हुए तो सुदेश कटारिया उनके साथ में केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर उनके प्रमुख मीडिया एडवाइजर हैं। दलित समाज के अंदर अच्छी पकड़ है। 2024 के चुनाव में सुदेश कटारिया पूरे हरियाणा भर में घूमे थे। इस लिहाज से एक तो उनके साथ मनोहर लाल जी का साथ, और दूसरा उनके साथ बड़े दलित चेहरे के रूप में, और तीसरा उनकी भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक ठीक ठाक पहुंच। इस लिहाज से दूसरे चेहरे के तौर पर सुदेश कटारिया का नाम प्रमुखता से जाएगा। तीसरा नाम मैंने आपसे कहा था सत्यप्रकाश जरावता। सत्यप्रकाश जरावता को 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया पटौदी से। अगर कहें तो ये मनोहर लाल खट्टर का एक एक्सपेरिमेंट था 2019 के चुनाव में। सत्यप्रकाश जरावता को जो टिकट मिला वो पटौदी से बिमला चौधरी का टिकट काट करके दिया गया। बिमला चौधरी उस समय एमएलए हुआ करती थी। बिमला चौधरी राव इंद्रजीत सिंह समर्थक थी
और सत्यप्रकाश जरावता को जो टिकट मिला, आप मान लें कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोध में मिला, लेकिन इसके बावजूद सत्यप्रकाश जरावता चुनाव जीते और चुनाव जीत करके वो मनोहर लाल के जो दलित नवरत्न हैं उनके अंदर शामिल रहे। सत्यप्रकाश जरावता आजकल पार्टी के, क्योंकि 24 में उनको टिकट फिर नहीं मिला, फिर से बिमला चौधरी की तरफ हो गया, तो आजकल वो पार्टी के एससी मोर्चा के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एक्टिविटीज उनकी ठीक ठाक है, कार्यशैली ठीक ठाक है और पकड़ भी ठीक ठाक है। तो इस लिहाज से सत्यप्रकाश जरावता भी एक पसंद बन सकते हैं बतौर राज्यसभा सदस्य कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की, अगर कोई दलित चेहरे पर नजर जाती है। तो बीजेपी की तरफ से नंबर 1 पर सुनीता दुग्गल, दूसरे नंबर पर आ जाएंगे तो सुदेश कटारिया और तीसरे पर सत्यप्रकाश जरावता। अब बात कर लें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अंदर पिछले लगभग 2 दशक से एक परंपरा चली आती रही कि दलित का प्रदेश अध्यक्ष होना, दलित नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना। उसमें आप देखें तो पहले फूलचंद मुलाना प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हुए, कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष हुई, चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने, सभी दलित नेता। अब की बार ये जो प्रयोग जो है वो चेंज किया कांग्रेस पार्टी ने, दलित नेता के स्थान पर ओबीसी नेता को कांग्रेस का हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया, राव नरेंद्र सिंह को। यादव नेता हैं, अहीर हैं, बीसीबी से उनका संपर्क है और ओबीसी नेता माने जाते हैं। राव नरेंद्र सिंह के बनने के बाद जो दलित नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे वो नंबर वहां से कट गया। अब इस स्थिति में क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी सोच सकती है कि वहां की भरपाई यहां कर ली जाए। अब और अगर दलित नेता कांग्रेस की प्लानिंग बनती है तो सबसे जो बड़ा चेहरा बनकर के सामने आएंगे वो है चौधरी उदय भान। चौधरी उदय भान पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, ठीक है अब की बार चुनाव हार गए। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप एक संदेश देना चाहेगा। वो संदेश ये होगा कि हम जिसके साथ लगते हैं उससे दोस्ती दूर तक निभाते हैं। उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे नजदीकियों में शामिल रहे, यानी कि हुड्डा साहब के बहुत क्लोज, दीपेंद्र हुड्डा के भी बहुत नजदीकी। इसके साथ साथ उनकी सियासी पकड़, खासकर दक्षिण हरियाणा के अंदर उनका असर, ये सब कुछ ठीक ठाक रहा है। भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी राजनीतिक पकड़ को कहीं कमजोर कर नहीं आंका जा सकता। तो एक नाम तो बन सकता है कि चौधरी उदय भान का आ जाएं, और दूसरा नाम मैंने आपसे बताया था अशोक तंवर का। अशोक तंवर हालांकि पार्टी छोड़ करके कांग्रेस छोड़ गए थे, कांग्रेस छोड़ने के बाद वो आम आदमी पार्टी और ये पार्टी अपना मंच, और उसके बाद में ममता दीदी की पार्टी, और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी, और अब फिर कांग्रेस में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ गए थे। जब पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनकी हुड्डा साहब के साथ में 36 का आंकड़ा था। अभी हाल ही में जब हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने भोज दिया था मकर संक्रांति का, तो उस भोज के अंदर अशोक तंवर भी पहुंचे हुए थे और बगलगीर थे दीपेंद्र हुड्डा के। संदेश दे रहे थे, बताना चाह रहे थे भैया कोई पिछली गलतियां हो गई तो उनकी तरफ मत देखना, मैं भी आपके साथ हूं। संदेश यही था। इधर अशोक तंवर के साथ एक बात और है कि वो सोनिया गांधी जी के बहुत नजदीक हैं। अशोक तंवर का जब शादी हुई थी तो वो बारात सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर ही गई थी और कन्यादान सोनिया गांधी ने किया था। इस लिहाज से अशोक तंवर भी महत्वपूर्ण है। तीसरा नाम मैंने आपसे कहा प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल छात्र नेता होते हुए और उसके बाद दलित समाज के नेता रहते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में वैसे तो वो सोनीपत जिले से संपर्क करते हैं, लेकिन अभी हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए 2024 में, उस चुनाव में कांग्रेस ने प्रदीप नरवाल को बवानी खेड़ा से कैंडिडेट बनाया, बवानी खेड़ा विधानसभा से, और चुनाव प्रचार करने के लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा गई थी। यानी कि टीम प्रियंका और टीम राहुल की टीम के अच्छे मेंबर हैं। तीसरा नाम प्रदीप नरवाल का भी हो सकता है, युवा नेता हैं, उभरते हुए चेहरे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी दलित चेहरे पर जाती है तो मैंने 3 नाम बताए, सुनीता दुग्गल, सुदेश कटारिया और तीसरे सत्यप्रकाश जरावता। और अगर कांग्रेस पार्टी किसी दलित चेहरे को अपना चेहरा बनाती है तो उसमें मैंने आपको 3 नाम बताए, चौधरी उदय भान, अशोक तंवर और प्रदीप नरवाल। आप कितने सहमत हैं इन नामों से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।